हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी लैंग्वेज की तैयारी करना शुरुआत कर दी थी क्योंकि हमने आरोह भाग 2 पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप लोग वो दिक्कत और जो समस्या है उसको आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों सभी ने देखा होगा वह सेशन और अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं। अब हमारा आज होगा चैप्टर 2 आरोह भाग पुस्तक 2 का, जिसमें हम लोग जो हमारी कविता है उसका नाम है पतंग। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस कविता के लेखक रचनाकार कौन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस कविता में क्या लिखा गया है। 2 मिनट दो मुझे मात्र। देखो प्यारे बच्चों, इस कविता में बालक की, कोई भी बच्चा है, उसकी बाल मनोवैज्ञानिक इच्छाओं कामनाओं को पूरा किया गया है एक पतंग की सहायता से। अब यहाँ बच्चे को कपास जैसा बताया गया है, कपास को कोमलता का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ यह भी बताया गया है कि जैसे एक पतंग होता है, जितना पतला होता है, जैसे वह ऊपर उड़ता है तो आप बच्चों को ऐसा लगता है कि वह बच्चा ऊपर उड़ रहा है, बच्चे को स्वयं को ऐसा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस पतंग में हम बच्चे की बाल मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में पता करेंगे कि बच्चा कैसा है, कैसा वह सोचता है, कैसे वह कार्य करता है, किस प्रकार से वह लोगों का भी मनोरंजन करता है और स्वयं का मनोरंजन करता है। तो प्यारे बच्चों, आओ हम लोग चलते हैं हमारी पतंग कविता के अनुसार। तो इस कविता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लेखक कौन है मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने शायद कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं आलोक धनवा जी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन है? आलोक धनवा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, आलोक धनवा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इस कविता, यह कविता है ना, ये एक लंबी कविता। इसमें हमारा यहाँ तीसरा भाग है हमारी पाठ्य पुस्तक में। लेखक का नाम मैंने बताया आलोक धनवा। कहां से लिया गया है? इस कवि का एकमात्र संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कैसे, एक पद्यांश देगा इस पतंग कविता से और फिर पूछा जाएगा यह जो पद्यांश है यह किस कविता से लिया गया है, तो पतंग कविता से। तो पतंग कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो दुनिया रोज बनती है, वहां से लिया गया है। ये मैं बता चुका हूं कि पतंग के बाण इस कविता में बालक की बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पतंग कविता। देखो, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो यानी एक भारतीय महीना का नाम, जिसका नाम है भाद्रपद। ये कैसा महीना है? बारिश वाला महीना है ये, यानी बरसात का महीना है ये। तो कवि क्या कह रहा है? सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? वह महीना जा चुका है जिसमें सबसे तेज बौछारे बारिश हुआ करती थी, वह महीना जा चुका है। अर्थात भारतीय महीना जो भादवा महीना है, भाद्रपद महीना है, वह समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ, जैसे समाप्त हुआ फिर सवेरा हुआ, और वह सवेरा कैसा दिखाई दे रहा हमें? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा जो सुबह हुई है बरसात के मौसम के, यानी बरसात के महीने के समाप्त होने के बाद में जो सुबह सुबह हो रही है, वह सुबह हमें कैसी दिखाई दे रही है? खरगोश की आंखों जैसी लाल लाल हमें दिखाई दे रहा है सवेरा सुबह। शरद आया पुलों को पार करते हुए, जैसे भाद्रपद समाप्त हुआ तो कौन सी ऋतु आ चुकी है? शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। और शरद ऋतु कैसे आ रही है? पुलों को पार करते हुए। अब एक बात, कोई पुल बना हुआ है पत्थर का, अब पुलों को शरद ऋतु थोड़ी पार करेगी, इंसान पार कर सकता है। तो ध्यान रखना, इस पूरी की पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, कोई भी पद्यांश यहां से आ जाता है, पूछा जाए निम्नलिखित पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया, तो कह देना कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? किसी भी शब्द से किसी ऐसा पता महसूस हो जाए कि यह मनुष्य जैसा कार्य कर रहा है, तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहां देखो, आगे देखिए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी शरद ऋतु है, वह उसकी एक साइकिल है, चमकीली साइकिल है, वह बहुत तेज चलाते हुए आ रहा है और साथ में उसकी जोर जोर से घंटी भी बजाते हुए आ रहा है। चमकीले इशारे
से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और साथ में क्या कर रहा है, जोर जोर से अपनी चमकीले साइकिल घंटी तो बजा रहा है, साथ में चमकीले अलग अलग तरीके प्रकार के संकेत इशारे भी कर रहा है। किनको, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। यानी कि ऋतु बोल रही है, तो ऋतु क्या होती है, शरद नाम है, तो वैसे शरद एक लड़की का नाम, लेकिन यहाँ ऋतु का नाम है, ये ध्यान रखना है। तो वापस देखिए, कवि कह रहा है कि सबसे तेज बारिश वाला मौसम जो भादव महीना था वह समाप्त हो चुका है। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह हमें कैसी नजर आ रही है, खरगोश की आंखों जैसी लाल लाल नजर आ रही है। अब शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु का आगमन कैसे हो रहा है, पुलों को पार करते हुए आ रहा है, साथ में अपनी नई चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए भी आता हुआ नजर आ रहा है। और वह नए, और अपनी उस साइकिल की जो घंटी वह भी जोर जोर से बजा रहा है, और साथ में नए नए अलग अलग प्रकार के इशारे भी कर रहा है बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ा रहे बच्चों के झुंड को अपनी तरफ अलग अलग इशारों से अपनी तरफ बुला भी रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी कि वह अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते होने के साथ साथ चला भी रहा है, घंटी बजा रहा है, और अलग अलग इशारों से बच्चों के झुंड को बुला भी रहा है, और उसके साथ साथ वह आकाश को भी मुलायम साफ करता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि पतंग ऊपर उड़ सके, क्योंकि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया के सबसे हल्की व रंगीन चीज उड़ सके। यानी पतंग कैसा होता है, सबसे हल्की भी और रंगीन भी, अलग अलग रंगों के पतंग होते हैं, रेड ब्लैक व्हाइट, जो भी जो पसंद हो वही ले लेते हैं लोग। तो सबसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, इसलिए मौसम साफ करता हुआ नजर आ रहा है। कौन? शरद। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, इसलिए वह मौसम को साफ बनाता हुआ आ रहा है। कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, क्योंकि शरद ऋतु आ गई, आकाश को मुलायम बनाता हुआ आ रहा है, इसलिए यह मौसम कैसा हो गया, रंग बिरंगी तितली उड़ने वाला मौसम हो चुका है। और इस समय पतंग उड़ा भी रहे हैं बच्चे, और उसमें रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ रही हैं, इसलिए शरद ऋतु अपनी तेज चमकीली साइकिल चलाते आते हुए मौसम को भी साफ करते, मुलायम करते हुए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का सबसे पतला कागज, सबसे पतली बांस की कमानी, सबसे यानी कि हल्का कागज भी इस ऊपर उड़ सके, इसलिए वह साफ करता हुआ आ रहा है मौसम। देखो बिल्कुल ही इजी कविता है, बिल्कुल इसमें किसी भी शब्द का ऐसा नहीं है कि इसका हमें अर्थ याद नहीं है, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पे प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण क्या होता है, कविता को पढ़ते, पद को पढ़ते उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए शब्दार्थ देख लीजिए, कुछ शब्दार्थ आपको कठिन लगे, मुझे ऐसा लगा तो मैंने वो लिख दिया है। भादो यानी भाद्रपद मास, अंधेरे का प्रतीक है, ये ध्यान रखना है। भादवा महीना किसका प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है। शरद ऋतु किसका प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, ये अलग से ध्यान रखना। झुंड यानी समूह, इशारों, संकेतों, मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के रंगों की। बांस की लकड़ी, नाजुक, मुलायम या कोमल। किलकारियां, खुशी में चिल्लाना, जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, ये काटा, वो उड़ गया, मेरा कटा नहीं है, तुम्हारा कटा है, इस प्रकार से। अब जैसे पतंग उड़ती है तो क्या बोलते हैं आप, वो काटा, इस प्रकार से बोलते हैं ना आप लोग। ऐसी किलकारियां नजर हमें सुनाई देने रखती हैं चारों दिशाओं में। व्याख्या देख लीजिएगा, कोई गलती आप लोग न करो इसलिए। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो बहुत तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई, अर्थात बारिश का मौसम समाप्त हो गया है और भादो अर्थात समाप्त हो गया है। इस समय सुबह उगने वाले सूर्य में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा छाई हुई है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु बौछारों को पार करते हुए आ गया, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। कवि कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है। शरद चमकीले इशारों के साथ साथ आकाश को भी मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात शरद ने ऐसा माहौल बना देता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु चीज उड़ सके। बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। कवि कहना चाहता है कि इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ने लगती हैं, अर्थात तितलियां भी इस ऋतु में दिखाई देने लगती हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे इन तितलियों की तरह ही कोमल व नाजुक होते हैं। आपसे पूछा जाएगा रंग बिरंगी तितलियां किस ऋतु में उड़ती हैं, बताओ। शरद ऋतु में।
पूछा जाएगा कि आकाश को मुलायम कौन सी ऋतु करती है, शरद ऋतु करती है। यानी कि भादवे महीने के समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन ऐसा किस कविता में लिखा गया है, तो पतंग कविता। पतंग कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, दुनिया रोज बनती है। कौन सा भाग लिया गया, तीसरा भाग लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आलोक धनवा जी हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों। अब देखो निम्नलिखित पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का। कौन कौन से अलंकारों का, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। जहां वो कहा गया है ना कि जैसे कि जैसा यानी खरगोश की आंखों जैसा, वहां पे उपमा अलंकार है। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। बिंबात्मक क्या होता है, चित्र, इमेज। बिंब बोलते हैं चित्र, इमेज को। यानी कि हमारे दिमाग में एक चित्र छप गया कि बच्चों का झुंड होता है, पतंग उड़ाने, बच्चों का झुंड कैसा होता है, दिमाग में चित्र बन गया, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल कैसे चलती है, पैरों से चलती है, घंटी कैसे बजती है, इस प्रकार से दिमाग में चित्र बन गया। तो इस प्रकार की बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बालकों की सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा पद्यांश, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास किसका प्रतीक है, कोमलता का। कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चे कपास जैसे होते हैं। जैसे कपास हल्की मुलायम होती है, ऐसे ही बच्चे हल्के सुंदर कोमल नजर आते हैं। तो बच्चे जन्म से ही अपने साथ कोमल होते हैं, कोमलता का प्रतीक बताया गया कपास को। बच्चे जन्म से कैसे होते हैं, कपास होते हैं, कोमल होते हैं, कपास की तरह। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि जैसे ही बच्चे कोमल हैं, अब पृथ्वी है ना, उनके पैरों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनके बेचैन पैरों के पास वह उनको स्पर्श हो जाए बच्चों के पैर, तो इसलिए वह उनके पास घूमते उनके पास आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी बेसुध बिना शुद्ध के, बिना किसी दिशा के, जब वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हैं। वह अपने कोमल कोमल पैरों से भी छत के जो पत्थर होते हैं कठोर, उनको भी कोमल बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं और चारों दिशाओं में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा नजर आता है कि चारों तरफ मृदंग यानी क्या होता है, ढोल नगाड़े, यानी चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यानी कि आवाज आ रही है, सीटियों की, किलकारियों की आवाज आ रही है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि चारों दिशाओं में बड़े बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। ये पेंग यानी क्या होता है, झूला। झूला होता है ना, जैसे कि तीज के मौसम में आप लोग झूला झूलते हो, तो झूला कैसे जाता है, धक्का दे दिया तो इस प्रकार से ऐसे 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 आता है ना। ऐसे ही बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे आते रहते हैं ना, कभी ऐसे इस प्रकार से। तो वो डाली के वे के, जैसे डाली हल्की मुलायम होती है तो वो उसको, जैसे डाली को आप हिलाते हो तो वह हिलती हुई नजर आती है। वैसे ही जैसे झूला आगे पीछे इस प्रकार जाता है, वैसे ही बच्चे भी आगे पीछे आ रहे हैं, किस प्रकार से, एक डाली के वेग की तरह, क्योंकि वो लचीले होते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं, जब वे पेंग भरते हैं, यानी जब वो पतंग उड़ाते हैं और चले आते हैं डाल की लचीले वेग की तरह। जिस प्रकार से एक डाली को हम पकड़ के छोड़ देते हैं तो वह इस प्रकार से ऐसे 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 झूलती है, वैसे ही बच्चे पतंग उड़ाते हुए झूले के वेग की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, छत के ऊपर पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कपास इस शब्द का प्रयोग कोमल व नर्म अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध बिना शुद्ध होकर, बिना शुद्ध के यानी मस्त होकर। मृदंग डोल जैसा वाद्य यंत्र, पेंग भरना, झूला भरना, झूला झूलना सॉरी। डाल शाखा होता है पेड़ की, लचीला वेग लचीली गति से। व्याख्या देख लीजिएगा। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की तरह कोमल व नरम अनुभूति लिए हुए पैदा हो। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है, वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी नर्म लगती हैं, अर्थात उनके पैरों से छतें भी नर्म हो जाती हैं। उनके पैरों से सभी दिशाओं में मृदंग अर्थात डोल जैसे मीठे बोल उत्पन्न होते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर डाली की तरह लचीलापन होता है। बात तो सही है, वो मुलायम तो होते साथ में पतंग उड़ाते हुए वो इधर उधर घूमते झूले की तरह, ऐसा नजर आ रहा है कि डाली की तरह वो लचीलापन लिए हुए पैदा हुए हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं पतंग उड़ाते समय। अब आगे देखिए, छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जब वो पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों
तक आ जाते हैं तो उन्हें वहां बचाने के लिए कोई नहीं आता है। केवल सिर्फ उन्हें कौन बचाता है? उनका रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। यानी कभी कभी पतंग उड़ाते समय आगे आगे, कभी पीछे आगे, कभी छतों की खतरनाक किनारों के पास आगे, तो उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता, केवल वह धागा ही उन्हें बचाता है। उनका रोमांचित शरीर ही, जो उनका मनोरंजन हो रहा था, कभी आगे कभी वो काटा कभी काटा, बोलते बोलते ऑटोमेटिक वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बच्चों का रखवाला होता है, ये आपने सुना होगा। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। धागे के सहारे, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। जैसे उन्हें गिरने से कौन थाम लेते हैं? केवल वही धागा जिस धागे के सहारे वो पतंग उड़ा रहे हैं, वही धागा उन्हें बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और उन्हें ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ पतंग नहीं उड़ रही है, ये मैं उड़ रहा हूं पतंग आसमान के चारों तरफ। किसके सहारे? उस धागे के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे, यानी उस धागे की सहायता से। एक बार वापस देखिए, जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं तो उस समय उन्हें गिरने से कोई नहीं बचाने के लिए आता है। उन्हें कौन बचाता है? केवल उनका रोमांचित शरीर ही, उन्हें मनोरंजन का शरीर, जो उस समय जो माहौल बना हुआ था, वही उन्हें, वह संगीत जो है किलकारियों का, उनकी आवाज़ों का, ढोल नगाड़ों का, यानी कि गाने चलते रहते, वही संगीत उन्हें केवल बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, यानी उन गिरने से कौन थाम लेते हैं? केवल वही धागा जिसके धागे सहायता से वह पतंग उड़ रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पतंग के साथ साथ वे स्वयं भी उस धागे की सहायता से उड़ रहे हैं। व्याख्या: कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय उन्हें वहां बचाने के लिए कोई नहीं आता, उन्हें वहां उनके शरीर का रोमांच संगीत ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी चले जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग के धागे के सहारे उसकी उड़ान पर रहता है। ऐसा लगता है मानो वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं, वे भी रंध्रों के सहारे अर्थात पतंग की डोर के सहारे उड़ रहे। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस डोर के सहारे मेरा पतंग नहीं उड़ रहा है, मैं उड़ रहा हूं। आप लोगों ने पतंग उड़ाया होगा, या आप लोग अब बड़े हो गए हो मान लो, तो आप लोग बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखते हो ना, तो बच्चे ही स्वयं ही पतंग की सहायता से आगे उड़ते रहते हैं। कोई पीछे से ऐसे पकड़ के उड़ता है, भगता है, और कोई आगे से पकड़ के ऐसे उड़ता है। विशेष: भाषा, खड़ी बोली हिंदी, अलंकार, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास और बालकों की सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। आगे देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, यानी कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों के पास आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है वो गिर भी जाते हैं और उन्हें भगवान बचा भी लेता है। और बच जाते हैं तब तो, फिर जैसे ही वो बच जाते हैं उनको पता है, उनको लगती भी नहीं, क्योंकि मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं वो, तो जैसे खतरनाक किनारों से गिर गए तो वो बच जाते हैं। फिर दूसरी सुबह निडर होके, बिना डर के वे वापस से सुनहले सूरज के सामने वापस से पतंग उड़ाने के लिए दूसरे दिन आ जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वह छत की जो छत है ना, तो पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास, उनके मुलायम मुलायम कोमल कोमल पैरों का स्पर्श पाने के लिए, क्योंकि जो चीज, किसी भी चीज को, मुलायम चीज को स्पर्श करती है, दूसरे वाली मुलायम हो जाती है। तो पृथ्वी उनके पैरों का स्पर्श पाने के लिए लालायित है कि मैं इसका स्पर्श पाऊं और मैं भी इसके बच्चों की तरह क्या हो जाऊं, कोमल हो जाऊं। एक बार वापस देखना, कभी कभी क्या होता है, बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं और कभी कभी वो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। गिरने से क्या हो जाता है, उन बच्चों की लगती नहीं है और वो बच जाते हैं, उनके कोई चोट महसूस नहीं होती है। तो वो दूसरे दिन बिना डरे सूरज के सामने पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आती है, उनके मुलायम मुलायम कोमल कोमल पैरों का स्पर्श पाने के लिए। कवि कहते हैं कि कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो वे अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं। इससे उनके मन का भय भी समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उस समय उनके पैरों की गति और तेज हो जाती है और पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। भाषा, खड़ी बोली हिंदी, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, मुक्त छंद। ये ध्यान रखना, बिना छंदों की कविता लिखी गई है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, इसमें ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर विद MCQ।
अब पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मैं कहानी के रूप में कविता पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पढ़ना होगा। देखो यार, मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है कि आप लोगों को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोग 12th में एग्जाम हो तो तुम्हें पता है आगे सीयूईटी का एग्जाम भी 12th के साथ साथ देना। जैसे एग्जाम 12th का फिनिश होगा तो आप लोगों को पता है ना क्या, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा 1.5-2 महीने बाद में। तो आप लोगों को डबल कोर्सेज की तैयारी करनी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही पढ़िए। मैं आप लोगों को हिंदी विषय में 95% से अधिक अंक दिलाऊंगा और यहां से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ये तीनों किताबें कराऊंगा, आरोह भाग 2 भी, वितान भाग 2 भी और अभिव्यक्ति और माध्यम भी कराऊंगा। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो ध्यान रखना है, और आगे तुम लोग किसी सीयूईटी की तैयारी करो या किसी और चीज की तैयारी करो, करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो किसके सहारे उड़ रहे हैं? कल्पना के सहारे या डोर के सहारे? तो किसके सहारे उड़ते हैं? कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? ये सवाल ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो किसके सहारे? शालीनता, कोमलता, सफेदी या शांति किसका प्रतीक है? तो कोमलता का प्रतीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पतंग कविता में चमकीले विशेषणों का प्रयोग किसके लिए हुआ? इन चमकीले विशेषणों का प्रयोग किसके लिए किया गया बता सकते हो? बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पतंगों के लिए, शरद ऋतु के लिए, कठोर दिशाओं के लिए, इशारों के लिए। इशारा होता है संकेत। आप कहते हो ना, अरे इधर आना, रुक जा, ऐसे मतलब रुक गया, अरे इधर आना, हाँ आ रहा हूं अभी, ऐसे करते हो ना। तो वो चमकीले विशेषणों का प्रयोग किसके लिए गया? इशारों अर्थात संकेतों के लिए किया गया है। और ये इशारे कौन कर रहा है? शरद ऋतु आ रहा है, पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को चलाते हुए, साथ में घंटी बजाने के साथ साथ मुख आकाश को मुलायम भी करता आ रहा है और बच्चों के झुंड को अलग अलग विषय चमकीले चमकीले इशारों से बुला भी रहा है। बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के, धागे। किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के, बादलों के या धागे? बता किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? धागे या पतंग? धागे के साथ साथ। सॉरी गलत हो गया भाई, देखो जब मेरे से गलत हो गया तो आप लोग तो गलत कर सकते हैं। तो बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं अभी? तो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, ठीक है, पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। हाँ बात तो से धागे नहीं, पतंगों के साथ साथ धागे के सहारे उड़ रहे हैं, धागे के सहारे उड़ते हैं, ये ध्यान रखना। बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय रहता है? किसका? टकराने का, कूदने का, गिरने का, संभलने का। देखो कोई बच्चा हो कैसा भी 2 साल का हो जाता है तो उसे डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो छतों के से किससे डर रहता है? खतरनाक किनारों से किसका भय रहता है? सीधी सी बात है, गिरने का भय रहता है, ठीक है। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, मनोरंजन करता है। तो बच्चों का रोमांचित शरीर है, उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को क्या करती हैं? पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिरा देते हैं, गिरने से थाम लेते। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां कैसे गिरने से थाम लेते हैं? भी देखो, कभी पतंग, कभी हम आगे जाते हैं, कभी हम पीछे आते हैं, तो धड़कती ऊंचाइयां हैं पतंगों की, वो भी तो हमें बचाती है, कभी आगे कभी पीछे। किसकी तरह? डाली के वेग की तरह, यानी झूले के वेग की तरह। शरद कैसी साइकिल चलाते हुए आ रहा है? बताओ कैसी साइकिल दिख रही है आप लोगों को? लाल, सफेद, काली या चमकीली? तो कहीं कैसा कैसा कलर है तो क्या हो गया? चमकीली साइकिल होगी, सीधी सी बात है। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आस है? आकाश को मुलायम कोमल बनाने से क्या आस है? कोमल होना, बादल बादल छा जाना, स्वच्छ सहज व वर्षा होना। स्वच्छ व साफ, सहज नहीं लिख सकते हम, साफ लिखेंगे, स्वच्छ व साफ। आकाश को मुलायम बनाना मतलब आकाश को कोमल यानी कि साफ करते हुए आ रहा है कौन? शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला होता है? बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला होता है? अभी रबड़ की तरह, फूल की तरह, डाल की तरह, घास की तरह। पतंग कविता के अनुसार बताना, ध्यान रखना है। तो किसकी तरह? डाल, पेड़ की डाली की तरह, शाखा की। डाल यानी शाखा भी आ सकता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, से आशा है इन पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, उसका अर्थ बताना है, आज से मतलब बताना है। उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश को छू लेने का एहसास होना, पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना। तो पतंगों के साथ भी उड़ रहे हैं मतलब क्या है? उन्हें कल्पना की सहायता से वो भी क्या कर रहे हैं कि ये पतंग नहीं उड़ रही है, मैं उड़ रहा हूँ पूरे आकाश में। तो उन्हें क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है कि आकाश को छू लेने का एहसास, यानी कि मैं उड़ रहा हूँ, मेरी पतंग नहीं उड़ रही, ऐसा बच्चों को महसूस हो रहा है।
अब आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लिखने वाले, राइटिंग क्वेश्चन। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करे। तो इस कविता में कवि ने मौसम के कारण प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी कैसे परिवर्तन दिखाई देते हैं कि सुबह का सूरज कैसा दिखाई दे रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है। जैसे भादो महीना गया है, सबसे तेज बौछारों वाला बारिश वाला महीना जा चुका है, तब क्या क्या परिवर्तन हुआ प्रकृति में वो बताना है। तो सवेरा हमें खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई दे रहा था। शरद ऋतु के आगमन से आकाश सुनहला मुलायम हो जाता है, वातावरण साफ हो जाता है, पतंग उड़ाने का मौसम हो जाता है, धूप चमकीली होती है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, अर्थात इस मौसम बच्चों की किलकारियां जैसी तितलियां उड़ने लग गई हैं। ध्यान रखना है, जो कविता के अनुसार आप लोगों को बताना, अपने मन से नहीं बताना है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की बेटा ऐसे लिखना है, हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। पतंग के लिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा है वो, क्योंकि क्यों किया गया है, क्योंकि पतंग जैसा बच्चों को बताया गया है। जैसे पतंग हल्का होता है, बच्चा भी कोमल ऐसा होता है, तो ऐसा भी, और पतंग की तरह लचीले की तरह उड़ते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हिलते रहते हैं। देखो एक बार वापस, कवि के अनुसार ये सभी विशेषताएं उन्होंने पतंग के लिए बताई हैं, वे सभी विशेषताएं किसमें होती हैं, बालकों में होती हैं। इससे कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषताएं तथा बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना चाहता है। बच्चे भी मुलायम और हल्के होते हैं। ले आधा आएगा बेटा, हल्के होते हैं। उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती हैं। वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं। वे आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ती हैं। बालक का मन भी उस पतंग के साथ साथ उड़ना चाहता है। किसके साथ है, कल्पना के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं, आकाश को मुलायम बना रहे हैं। बिंब स्पष्ट करना, बिंब अंग्रेजी में बिंब को बोलते हैं इमेज, EMAIM होता है ना, नहीं यार ई होता है बेटा, देखो मीनिंग है, थोड़ा देख लेना। इमेज हिंदी में लिख देता हूं मैं, सॉरी। इमेज, हाँ इमेज होता है बेटा, जैसे ये लिखा तो समझ में आया। इमेज यानी होता है चित्र, यानी कि हमारी आंखों में एक चित्र छप जाता है। कौन सा चित्र छप रहा है कि गति करने वाला एक स्थिर दृश्य, या कानों में सुनने वाला कैसा श्रव्य दृश्य, स्थिर गतिशील, ऐसे चित्र आप लोगों को बताना है। देखो बताओ, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, कैसा चित्र, गतिशील, भाई सही है, बौछारे आएंगे तो गति करती हुई आएंगी, भादो जा रहा है तो गति करता हो जाए, तो गतिशील चित्र। सवेरा हुआ तो सवेरा हो रहा है, तो आंखों को दिखाई दे रहा है, सवेरा हो रहा है, गतिशील। खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखे रहा, हमें दिख रहा है, तो दृश्य चित्र। ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, सबसे तेज बौछारेगी तो गतिशील दृश्य चित्र, दृश्य यानी दिखना, बिंब यानी चित्र, गतिशील गति करता। सवेरा हो चुका है, हमें दिख रहा है, तो स्थिर दृश्य चित्र। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा तो हो चुका है, तो दृश्य चित्र स्थिर वाला। शरद आया पुलों को पार करते, पाल करते हुए आ रहा है, चलता हुआ ऐसे ऐसे आ रहा है, तो गतिशील हो गया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है, तो गतिशील हो गया। घंटी बजाते हुए सुनने वाला, श्रव्य बिंब हो गया। चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य चित्र हो गया। आकाश को मुलायम बनाते हुए स्पर्श, आकाश को मुलायम पता क्या चलेगा, तुम्हें क्या पता तुम्हारा गाल मुलायम है, स्पर्श करोगे तभी तो पता चलेगा। दूध गर्म है, पता क्या चलेगा, स्पर्श करके देखो तभी तो पता चलेगा। पतंग ऊपर उठ सके मतलब गतिशील। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास मुलायम होती है, बच्चा भी मुलायम कोमल होता है, चोट सहने में क्षमता होती है कपास में। ऐसे बच्चों में चोट सहने में क्षमता होती है, जब वो छत से गिर जाते हैं तो उन्हें लगती नहीं लचीलेपन वेग के कारण। कपास और बच्चों के मध्य बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कपास हल्की मुलायम चोट सहने में सक्षम होती है, उसी तरह बच्चे भी कोमल मुलायम होते हैं और चोट सहने की क्षमता रखते हैं। कपास की प्रकृति निर्मल और निश्चल होती है, तो बच्चे भी निश्चल स्वभाव के होते हैं। यहाँ कवि के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का क्या है, प्रतीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब देखो,
कवि के अनुसार पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की प्रतीक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उस समय उन्हें कोई खतरनाक किनारे दिखाई नहीं देते, वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं, वे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस समय वे रास्ते की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते, इस प्रकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने बताना भूल गया। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 12th और सीवीटी दोनों बिल्कुल डिफरेंस है, और तुम्हें सीवीटी के साथ साथ कक्षा 12th के साथ साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो 12th की, उसके साथ तुम्हें सीवीटी की तैयारी करनी है। कैसे करनी है यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि हिंदी जो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो सीवीटी में बिल्कुल ही अलग है, इंग्लिश बिल्कुल ही अलग है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। प्लस में सीयूईटी में एक जीटी भी आपको पढ़ना होगा, करंट जीके भी आपको पढ़ना होगा, रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़ना होगा, ये सब उसमें अलग से आपको पढ़ना होगा। हाँ, आपका जो स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, डोमेन यानी कि आपका मैथ साइंस है, तो कुछ % आपका समान होगा डोमेन सब्जेक्ट, लेकिन लैंग्वेज दोनों बिल्कुल ही अलग है। तुम सोचो 12th का पढ़ लेंगे तो सीयूईटी में वही आएगा, नहीं बेटा, क्योंकि आप लोग जो बच्चे परेशान हो रहे हैं 2022 में 2021 में बच्चे परेशान हुए कि हमें डीयू का नॉर्थ कैंपस नहीं मिला है, आप लोग परेशान न हो, इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या, वो आप लोगों में बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया है, तो अब मेरे को आप कमेंट करके बताना भी होगा कि बेटा ये कैसा लगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया, यस या नो बताना है। अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ सीयूईटी की तैयारी करनी है आप लोगों के साथ साथ में, तो कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने अभी देखो, आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को ध्यान में ये रखना ही है, आप लोग सीयूईटी की तैयारी करो तो आप लोगों को ये कोड जो दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोगों को लगाना होगा। और उसके लिए ये कोड, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को ये कोड यूज करना होगा, बस ये ज़्यादा ध्यान देना इसके ऊपर आप लोगों को, ये कोड, ठीक है। तो Y551 ये कोड आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन। तो अब उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, तो आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना होगा और वहाँ ये कोड यूज करके आप लोग सीयूईटी की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। तो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।